तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज भी शुरू हो गई है और पहला वनडे हो गया और पहला वनडे न्यूजीलैंड ने जीत लिया। कोई इतना खास मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इतना बड़ा कोई स्कोर ही नहीं था और जितना स्कोर हुआ वो भी हो गया, तो आई थिंक वो हैरानगी की थोड़ी सी बात थी। और ये सेम चीज़ हमने देखी थी जब शाहीन कप्तान था और हम लोग गए थे न्यूजीलैंड, और जो हमारे साथ हो रहा था ना वही आई थिंक इंग्लैंड ने भी फेस किया है। और ये होता है न्यूजीलैंड जाके सीम स्विंग जिस तरह से उधर होता है, आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा, वो बड़ा मज़ा तो आ रहा होता है देखने में, लेकिन जो खेल रहा होता है बैट्समैन उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। खैर इंग्लैंड पहले बैटिंग के लिए आया और इंग्लैंड की जो पहली विकेट है वो 0 पे गिरी, दूसरी 4 पे गिरी, तीसरी 5 पे, चौथी 10 पे, पांचवी 33 पे, छठी 56 पे। फिर एक पार्टनरशिप होती है, 7वीं फिर 143 पे गिरती है और 8वीं भी 143 पे गिर जाती है, 9वीं 166 पे गिरती है। फिर वहां से भी 223 तक हैरी ब्रूक खींच के ले जाता है। हैरी ब्रूक के 135 रन हैं 101 बॉलों पे, 11 छक्के उसने लगाए हैं, 9 चौके लगाए हैं। हैरी ब्रूक कप्तान भी है। सो खैर जिमी स्मिथ 0 पे आउट होता है, बेन डकेट 2 पे होता है, जो रूट ने 2 रन बनाए, सो जैकब बैथल 2 रन। ये ऐसा वनडे मैच था, ये 223 रन बनाए इंग्लैंड ने और 135 किए हैरी ब्रूक ने, और वो एंड तक बिल्कुल आखिरी विकेट थी उनकी। सो तकरीबन 35 ओवर उन्होंने खेले इंग्लैंड की टीम ने, और आई थिंक ये थोड़े से रन अगर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, 40-50 रन, तो ये टोटल विनिंग टोटल हो सकता था। उसकी वजह ये है कि उनके भी 6 आउट हो गए थे, न्यूजीलैंड के भी। और आजकल हम काफ़ी बात करते हैं कि इंग्लैंड की भी उस तरह की बॉलिंग नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। ये उनके पास भी 1-2 प्रॉपर बॉलर है, जिस तरह हम आर्चर की बात करते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशंस में बहुत से बॉलर्स इफेक्टिव हो जाते हैं। सो ये सूरत हाल हुई। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो हेनरी ने 2 आउट किए, फॉक्स ने 4 आउट किए। ये फॉक्स ही था मेरे ख्याल से, उस वक्त भी फॉक्स ही था जो आई थिंक जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था गेम्स पे। नेथन स्मिथ ने उसको थोड़ा सा महंगा पड़ा, 6 ओवरों में 49 रन। 3 आउट किए हैं जी जैकब डफी ने, ये भी उस सीरीज में था मेरे ख्याल से। सेंटनर ने 1 आउट किया है। फिर न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आता है, तो न्यूजीलैंड भी एक तरह से कह सकते हैं कि उनका भी नॉट कोलैप्स, बट पहली विकेट उनकी भी 12 पे गिरती है, दूसरी भी 12 पे गिर जाती है, फिर तीसरी 24 पे गिर जाती है, चौथी 66 पे गिर जाती है, पांचवी 158 पे गिरती है, फिर ज़रा पार्टनरशिप लगती है, फिर छठी 207 पे गिरती है। सो किसी तरह से वो बच जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा है। विल यंग ने 5 रन बनाए, 17 सचिन रविंद्र ने, केन विलियमसन 0 पे पहली बॉल पे आउट हुए, वो कार्सन को आउट किया, डैरल मिचेल उन्होंने 78 रन बनाए, और लेथम के साथ वाली उनकी पार्टनरशिप लगी। फिर ब्रेसवेल के साथ, ब्रेसवेल ने भी 50 रन बनाए, डैरल मिचेल नॉट आउट थे, और टॉम लेथम ने 24 रन बनाए थे, 27 रन बनाए थे। फिर सेंटनर ने, नेथन स्मिथ ने वो फिर खड़ा हुआ था क्रीज पे, और एंड पे फिर उन्होंने 37वें ओवर में चेस किया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या थी, दोनों टीम्स अपने स्ट्राइक रेट को, रन रेट को मेंटेन कर रही थी। मतलब एज ए बैट्समैन अटैक कर रहा था तो रन्स हो रहे थे, अदरवाइज रन्स करना मुश्किल था। हैरी ब्रूक इसी वजह से सक्सेसफुल थे वहाँ पे, वरना आई थिंक ये तो लग रहा था जिस तरह से इनके आउट हो रहे थे कि ये 50-60 पे आउट हो जाएंगे, जिस तरह से ये खेल रहे थे। सो मैं आई थिंक आने वाले मैचेस बेहतर होंगे, बट जिस तरह पाकिस्तान का भी एक मैच आ गया था, पाकिस्तान भी आई थिंक एक मैच जीता था, और मेरे ख्याल से जिसमें उसने 100 किया था, हसन नवाज ने 100 किया था, वो जीता था, ऑकलैंड में था आई थिंक। सो इनके भी अभी 2 वनडेज पड़े हैं, आई थिंक 3 वनडेज है मेरे ख्याल से। सो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी अच्छा होगा। सो ये सूरत हाल थी जी। जिस तरह मैं बात कर रहा था, अब इनका भी रन रेट देखें, उन्होंने भी तकरीबन 6 का रन रेट मेंटेन किया, न्यूजीलैंड ने भी। आप इंग्लैंड को भी देखेंगे तो उन्होंने भी उनका 6 से भी ऊपर का रन रेट था, 6.31। सो ये देखें, इसे कहते हैं माइंडसेट। माइंडसेट एक डिफरेंट चीज़ है, और माइंडसेट था तो ये रन्स हुए हैं, वरना ये रन्स कभी भी ना होते। मतलब आपने अगर हैरी ब्रूक की इनिंग देखी, अब क्या था, वो उस जैसे बैट्समैन को उस जैसी सिचुएशन में क्या चीज़ चाहिए थी कि सामने से आउट होते जा रहे हैं, वो 9 आउट हो गए, वो फिर भी वो देखें वो खेल किस तरह से रहा है,
और वो कोई एक्सपीरियंस्ड इतना ज़्यादा प्लेयर नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस है बट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो रूट नहीं है वो। तो उसने आई थिंक जिस तरह से वो खेला है, एक तो काम एंड कंपोज रहा है और अटैक करता रहा है, शॉट्स थे उसके पास भी। आई थिंक एज अ बैट्समैन जो मेच्योरिटी, एज अ क्रिकेटर जो मेच्योरिटी आई थिंक जो चाहिए होती है वो उसमें है और नज़र आती है। पिछले कुछ टाइम में हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि यार उस तरह की फॉर्म नहीं है, बट आई थिंक उस बंदे का टैलेंट इतना ज़बरदस्त है। और यहाँ पे ये फॉर्म की डिस्कशन जो है ना, ये सिर्फ हमारी साइड पे है, पाकिस्तान इंडिया में इससे बड़ी नहीं बात होती है फॉर्म की कि फॉर्म में नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि जो रूट फॉर्म में नहीं है, मैंने कभी नहीं सुना कि केन विलियमसन फॉर्म में नहीं है, स्मिथ फॉर्म में नहीं है। ये बातें कभी भी नहीं हुई, स्पेशली उनकी तरफ से भी नहीं हुई, गौरव की तरफ से भी। ये हमारे यहाँ पे उनके बारे में भी अगर डिस्कस होंगी तो हमारे यहाँ पे होती है, उनके यहाँ पे फॉर्म नहीं होती। वो चेंज करते हैं अपने आप को, इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सो ये बातें हमारी सिर्फ होती हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 4-4 साल का गैप आ जाता है। विराट कोहली का हमने देखा था, इतना लंबा गैप था लंबे स्कोर का। अब बाबर आजम का हम देख रहे हैं। सो बस उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्दी खत्म हो, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि मेंटली इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं हमारे यहाँ के प्लेयर्स। सो ये कुछ वजह है। और उसके अलावा आई थिंक जो पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है उससे रिलेटेड काफ़ी बातें हो रही हैं। स्क्वाड के बारे में काफ़ी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी कोच माइक हैसन की, उनसे सवाल एक सवाल ही था, रिजवान वाला सवाल ही नहीं हुआ। यहाँ हुआ तो वो या मना किया होगा उन्होंने, पीसीबी ने, कि ये सवाल आप नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वही था कि कोच का उसमें ओपिनियन क्या था कि जी रिजवान को पता नहीं से क्यों उठाया गया। सो इवन बात की जाती है कि रिजवान का तो आई थिंक नाम भी नहीं आ रहा कहीं पे, रिजवान का नाम तक नहीं लिया जा रहा। सो इसके बारे में यार काफ़ी बातें हो रही हैं। जो सवाल एक इंपॉर्टेंट था उस पूरी 4-5 मिनट की कॉन्फ्रेंस में, वो फ़खर जमान का था। उन्होंने कहा कि फ़खर जमान अपना कम बैक बेहतर करना चाह रहे थे वनडे में, तो वो फर्स्ट क्लास खेलना चाह रहे थे और हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें उनकी जगह एक बैट्समैन चाहिए था जो कि बाबर आजम था, और फ़खर को हमने ड्रॉप नहीं किया, वो रिजर्व प्लेयर्स में तो वो था। सो उसको उसने फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने और फिर वो वनडे सीरीज में वापस आ जाएगा। और सेम फॉर बाबर आजम, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ। सेम रीज़न था कि वो वापस क्यों आए। और आई थिंक मैं पहले कह चुका हूँ कि बाबर की हमें है ज़रूरत, और उन्होंने उसकी पोजीशन भी बता दी कि उसने वन डाउन खेलना है। सो मुझे लगता है कि बाबर बेहतर परफॉर्म करेगा, और क्योंकि वो एक पॉजिटिव, कह लेना एक झलक नज़र आई थी बाबर की टेस्ट मैचेस में। उसके अलावा अच्छा, मुझे एक बच्चों वाली बड़ी चीज़ें हो रही हैं आजकल, जो कि हम मतलब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो वो क्या, अच्छा ये प्लेयर्स में नहीं हो रही, ये मैनेजमेंट में हो रही है। सो वो क्या हो रहा है जी, उधर अली तरीन को एक नोटिस भेजा जाता है, एक फजूल सा क्या नोटिस था वो, उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। आप उसे बुला के बात करें भाई, आप जितनी मर्जी मीटिंग कर लें, आपके जो स्टेक होल्डर्स कौन है पीएसएल की टीम ओनर्स, ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनसे बात करें। उधर से वहाँ के जो सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, वो पॉडकास्ट करते हैं, और पॉडकास्ट भी किसके साथ करते हैं, वहाँ पर भी आई थिंक जो उनकी जो प्रेजेंटर है वो पहले इनके साथ काम करती रही है, मुल्तान सुल्तान के साथ। ये देखें ना, ये कितना एक गंद हो जाता है हमारे सिस्टम्स में जी। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे ना उस तरह से वो अवेयरनेस भी नहीं है कि हिजाब आई थिंक उनका नाम है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको वहाँ पे काम करना नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टम इतना गंदा कर देता है लोगों को कि वो पहले उधर काम करती रही है, उस माइंडसेट को देखती रही है। अब उन्होंने इस साइड को भी देखा है, उनको बहुत सी चीज़ें पता होंगी, और वो ही इंटरव्यू कर रही है सलमान नसीर का, और उनको एग्री ही करना है। वो जिसका इंटरव्यू कर रही है, जिस इदारे में काम कर रही है, वहाँ पे वो डिसएग्री कैसे कर सकती हैं? उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो नौकरी की नौयत है, वो कैसे डिसएग्री कर सकती हैं? कभी भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ एक इंटरव्यू लेना उनका काम है। सो उन्होंने पॉडकास्ट की, तो एक पार्ट उसका हुआ, फिर दूसरे पार्ट के लिए उन्होंने कहा कि आप एक और पार्ट रखें जिसमें हम फ्यूचर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आज और कल 1-2 क्लिप्स जो छोटे छोटे आते हैं कि जिसमें सिर्फ दिखाया जाता है कि जी हम मीटिंग्स कर रहे हैं बहुत अहम, और अब एक और पॉडकास्ट आएगा जिसमें वो बताएंगे जी फ्यूचर की टीमें कौन सी हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट बात उसने नहीं की। ये बच्चों वाली बातें हैं कि जी आप अपने स्टेक होल्डर्स का जवाब एक पॉडकास्ट करके दे रहे हैं। आप सीईओ हैं पीएसएल को आपने समझा क्या हुआ है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम अगर उस चीज़ की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे कि पीएसएल की वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू जो हम देखना चाहते हैं वो कभी भी नहीं होगी। सो आई थिंक जिस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं, मैं ये पहले कह चुका हूँ कि प्रोफेशनलिज्म तो यार हमसे दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, शायद हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है इस मुल्क का, तो हम उसके साथ करके रहे हैं। और
आई थिंक बड़ा सिंपल है इन चीज़ों को चलाना यार। जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं ना कि ये चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए, शुक्र है लीगली एटलीस्ट प्राइवेट हुई है। और उसके अलावा जब हम ये चीज़ देखते हैं ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जी नीयत साफ है ना तो सारा कुछ, हर निज़ाम चल सकता है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो बिग बैश को किस तरह से चलाते हैं, उनकी एसोसिएशंस चलाती हैं, जो कि मैं कई दफ़ा बात करता हूँ कि जो टीम ओनर्स हैं इनको एसोसिएशंस के साथ मिलकर काम करना है। वहाँ की तो एसोसिएशंस ओनर है, मतलब वो कितने ईमानदार अपने काम के साथ होंगे। उनका माइंडसेट इस साल का ना, उनका माइंडसेट चेक करें कि उन्होंने बिग बैश को ऊपर कैसे लेके जाना है। ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जा रहे हैं ना, ये इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का कोई उन्होंने फायदा नहीं सोचा, उन्होंने अपनी क्रिकेट का फायदा सोचा है। उनकी फॉलोइंग देखे कि उनका कौन लोग कितने पाकिस्तानी उन्होंने उनको फॉलो किया वहाँ पे। और जनरली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को लोग देखना चाहते हैं, हम फॉलो करते हैं, दुनिया फॉलो करती है सिर्फ उनकी क्रिकेट को। तो वो देखें तो सही, वो उनकी स्ट्रैटेजी देखें, वो गवर्नमेंट के लोग वो काम कर रहे हैं। असल में वो नौकरियां गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, लेकिन वो काम जिस तरह से करते हैं लोग, आप मोस्टली लोगों को, मुझे कई कितने अर्से तक नहीं पता था ये प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जो कि इस तरह से काम करती हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हम हमेशा ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का इदारा है तो उसकी क्वालिटी बहुत गंदी होगी। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। बाकी आई थिंक मैं ये बातें कई दफ़ा पहले कर चुका हूँ, मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना है ना वो उसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ बस कि ये मैं चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है, PSL होगा नहीं, ये भी बातें हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, सब कुछ यहाँ पे मैनेज हो जाता है। और खैर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि अगर ज़बरदस्ती उनसे की जाएगी अली तरीन से, यार एक बंदे का, मैं ये नहीं कहता कि उसका बहुत पैसा लग गया होगा, वो सारी चीज़ें, लेकिन जो तरीका, जिस इदारे को चलाने का जो तरीका है उसको वैसे तो चलाओ यार। सो ये चीज़ें होती नहीं है। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पहले बात कर चुका हूँ कि PSL की टीम्स को, PSL की मैनेजमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए। क्या मैं दोबारा इस पर बात क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि इसका कोई असर नहीं है। सो बहुत से लोग कर भी चुके हैं। सो आई थिंक बहुत सी मिसालें भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम्पल नहीं है दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं। हम कॉपी पेस्ट भी नहीं उसको करना चाहते, क्योंकि हम अपने आप को इतना सियाना समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं। मुझे अभी ये जो रिसेंटली ड्रामा हुआ था, एक बंदे को वहाँ से PCB से निकाला कि जी दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तानी अवाम को कि इसने ये किया, हमने इसको निकाल दिया, और अब आपने उसको PSL की मैनेजमेंट में डाला हुआ है। ये हरकतें होती हैं, मुझे समझ नहीं, बच्चों वाली चीज़ें हैं यार ये। आई थिंक 2025 खत्म होने लगा है और हम समझते हैं कि लोगों को ये बेसिक सी ये बातें समझ ही नहीं आएंगी, इतना बेवकूफ़ समझते हैं हम अपनी आवाम को। खैर कोई बात नहीं है, चीज़ें चलती रहेंगी। और इन चीज़ों से ना, सिर्फ ये जब ऐसे पब्लिक में बातें होती हैं ना, इन चीज़ों से सिर्फ मजाक उड़ता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा होता। और बाकी आई थिंक जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो देखते रहे। अभी मैं देख रहा था, ये एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसमें टीमें सारी वो क्या कहते हैं बिग बैश वाली थी, वुमेंस का टूर्नामेंट था, लेकिन वो टूर्नामेंट डिफरेंट था। मैंने पहली दफ़ा देखा, मैं उसको थोड़ा सा देखूंगा। मेरे ख्याल से वो ये प्रैक्टिस के लिए ना, उसकी छांट बांट करने के लिए ना, वो जो वुमेन बिग बैश होती है उसके लिए टूर्नामेंट करवाया जाता है। अच्छी चीज़ है ये, जिस तरह से मैनेज करते हैं। आपको अगर नहीं पता तो मोस्टली टेक्नोलॉजीज जो क्रिकेट में इस्तेमाल होती हैं वो मोस्टली यही ऑन करते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टेक्नोलॉजी पे, क्रिकेट की टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जो सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह वो नहीं है हॉटस्पॉट, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होती है, यहाँ पे नहीं होती एशियन कंडीशंस में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे गर्मी भी होती है, वो उसका जो उसकी फंडामेंटली टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें वो जिस तरह से वो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, वहाँ पे ये क्या कहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि वो मौसम ज़रा डिफरेंट होता है। तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस्तेमाल हो रही है। अब यहाँ पे सिर्फ अल्ट्रा एज इस्तेमाल होती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज मोस्टली जो है वो ऑस्ट्रेलिया ऑन करता है, इंग्लैंड भी में भी आई थिंक कुछ करता होगा। सो ये सूरत हाल है। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।